ये जो अप्रिय स्थिति बनती है शायद इस वजह से बनती है कि हमको संपूर्ण जानकारी नहीं है जी हाँ। किन्नर समाज के बारे में। किन्नर ग्रेजुएशन बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद में एमएस हमारे समाज में मौजूद हैं और जिनकी अपनी अनूठी पहचान और संस्कृति। प्राउड ऑफ माय कम्युनिटी कि उनके अंदर जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा स्किल्ड है। कि ऐसी कौन सी उम्र है जहाँ पे जो पर्सन है वो समझ जाता है कि उसका जेंडर क्या है। आपके यहाँ से तो वो आपकी गली से हर रोज निकलेंगे, आपके घर को देख करके रोज ब्लेसिंग देते हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हरदा की बात में। दोस्तों, शख्सियत कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय और व्यक्तित्व पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अक्सर अनदेखा रह जाता है। हम बात करेंगे किन्नर समुदाय की, जो सदियों से हमारे समाज में मौजूद हैं और जिनकी अपनी अनूठी पहचान और संस्कृति है। किन्नर समुदाय, जिसे हिजड़ा समुदाय भी कहा जाता है, का हमारे इतिहास और परंपराओं में एक विशेष स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही इन्हें सम्मान और आदर दिया जाता है। विभिन्न धर्मों और ग्रंथों में इनके महत्व का उल्लेख मिलता है, लेकिन समय के साथ सामाजिक मान्यताएं बदली और किन्नर समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे आज के मेहमान इस समुदाय के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अथक प्रयास किए। आज हम उनके जीवन के अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हम किन्नर समुदाय के प्रति समाज की सोच को और अधिक संवेदनशील और समझदार बना सकें। हम जानेंगे कि कैसे यह समुदाय हमारे समाज में अपना योगदान दे रहा है और किन संघर्षों का सामना कर रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का और जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सहानुभूति, समझ और समावेशिता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, आपकी शिक्षा और आपकी उपलब्धियां। हाँ जी, नमस्कार। तो मेरा नाम माही किन्नर है, जो कि जिला हरदा से बिलोंग करती हूँ, और मेरा जन्म हरदा से ही 6 किलोमीटर दूर स्थित नीलम गाँव के अंदर हुआ है। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जहाँ की इंदौर में ही की है, क्योंकि मैं जब 1 साल या 1.5 साल की थी तभी मैंने जब होश संभाला है, तो वो अपने ही समुदाय के अंदर ही होश संभाला है। अच्छा। पर शुरू से ही मुझे पढ़ने का और कुछ करने का, थोड़ा अलग करने का शौक रहा है। तो मेरा सारा जो है एजुकेशन इंदौर में ही रहा है। मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद में एमएसडब्ल्यू सेकंड चैप्टर किया है, जो कि मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से। और इस बीच मैंने अपने समुदाय की बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी उलझनें देखी, जो कि आती है एक किन्नर समुदाय के अंदर। और किन्नर समुदाय में पूरी LGBTQI कम्युनिटी की बात अगर करूं तो सभी को आती है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये शुरुआत की, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ कर सकूं। तो उसी बीच मैंने काफ़ी NGO से कनेक्ट होकर के अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया है, और सेक्स एंड सेक्सुअलिटीज़ के सेशन लिए हैं स्कूल कॉलेजेस में, जो कि जनरल पॉपुलेशंस को बताने के और सेंसिटाइजेशन की। फैमिली काउंसलिंग की है, HIV एड्स प्रिवेंशन पे काम किया है, PLHS लोगों पर काम किया है, और अपना खुद का एक NGO रजिस्टर्ड भी किया था, जो कि मैंने हैंड ओवर कर चुकी हूँ कुछ कारणों की वजह से, पर उतना सशक्त करके कि वो आगे कार्य कर सकी। तो ज़िंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव आए हैं, और उन उतार चढ़ाव का सामना करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जो आप यहाँ पर अभी जो किन्नर समुदाय की जो हरदा यूनिट है, उसकी आप गुरु हैं। जी हाँ। तो ये थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। क्या है कि मैं जिस समुदाय से बिलोंग करती हूँ, यहाँ बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो कि पहली और अटूट है वो हमारी गुरुचिला शिष्य प्रथा, जो कि अखाड़ा प्रथा कह सकते हैं,
एक घराना प्रथा होती है, गुरु शिष्य घराना प्रथा से हम लोग बिलोंग करते हैं। पर हमारे घरों के अंदर सभी एक साथ में ही रहते हैं। तो मेरे जो कि मुझे मिला करके 13 लोगों का परिवार है। एक हमारा, मैं उसी घराने से बिलोंग करती हूँ और मैं वहाँ की गुरु माँ हूँ, जो कि गुरु चेला शिष्य प्रथा से जो मेरी गुरु थी, मेरी गुरु की पदवी मुझे मिली है और अब मेरे बाद मेरे शिष्य को मिलेगी। जो भी मेरे शिष्यों में से उस चीज़ को संभालने लायक होगा वो उसे मिलेगी। जैसे कि आम लोगों में भी होता है कि जो औलाद सक्षम होती है परिवार को संभालने में, उसी औलाद को सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। तो वही प्रथा हमारे में भी होती है। अच्छा, ये जो किन्नर समुदाय का जो ये स्ट्रक्चर, जो हम कहें जो परिवार आपने जो कहा गुरु शिष्य परंपरा, तो ये हरदा ज़िले की यदि हम बात करें तो हरदा ज़िले में एक ही परिवार है या हरदा ज़िले में और भी परिवार हैं इस तरह के? देखिए, हरदा जिला के अंदर अगर है तो वो हमारे ही होंगे। मतलब सब किन्नर समाज किन्नर एक ही है। बस क्या होता है ना कि सभी के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं कि कार्य करने का क्षेत्र डिवाइड, जो कि आज से नहीं पहले से है, काफ़ी सालों से, हम तुम शायद पैदा भी नहीं तभी से डिवाइड किए गए हैं। तो सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं। ओके, मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि हरदा ज़िले में 13 किन्नर हैं, ये कहा जा सकता है इस तरह से? हरदा जिले में 13 किन्नर हैं, लेकिन अगर हरदा जिला के अंदर खिरकिया आता है हाँ। तो वो किसी और के अंदर, क्योंकि जिला तो अभी बना गया है ना। ओके। अब हमारा जिला या तहसीलों से नहीं होता है। हमारा पुराना बंटवारा, पुराने लोग थे जी 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 तो जी, नदी नाला पत्थर वैसे डिवाइड्स किया जाता था। यानी आपकी जो टेरिटरी है उसमें 13 लोग हैं। हाँ, एक यूनिट जो बनाई गई है उसकी जो भी टेरिटरी आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से जो तय की गई होगी, जो पुराने से व्यवस्था वो मेरे परिवार के अंदर 13 है जी। और क्या है ना कि हमारा जो घराना समुदाय है वो ओल्ड स्ट्रक्चर के ऊपर ही चलता है। जैसे कि जो पुराने लोग हुआ करते थे, आज भी हम कहें, अगर मेल फीमेल्स की हम लोग बात करें तो शायद उन वहाँ पर जो है वो रूल्स रेगुलेशन सभ्यताएं शायद वहीं कहीं विलुप्त हो चुकी होंगी। पर आज एक जो हमारा समाज है जो उन चीज़ों को आज भी लेकर के चल रहा है कि अगर बड़ों का सम्मान अगर आपको देखना है कैसा किया जाता है तो वो हमारी समुदाय के अंदर आपको मिलेगा। एक औलाद को किस तरीके से समझाया जाता है, या आज के ज़माने में मैंने कहीं देखा है कि बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, उन्हें उल्टे जवाब। लेकिन अगर आप वही चीज़ हमारे समुदाय में कि आज भी अगर वो 12 हैं तो उन 12 को भी मानना है कि जो घर का बड़ा कह रहा है या अपने से बड़े की इज्जत, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आपके परिवार में कोई नया व्यक्ति शामिल होता है तो वो व्यवस्था क्या है? दरअसल मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे एक परिवार के व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसके यहाँ जन्मा बच्चा जो है वो किन्नर समुदाय का है या किन्नर है। देखिए, समय के हिसाब से बहुत सी प्रकृति भी बदल चुकी है। अभी के हिसाब से 4 महीने बारिश, 4 महीने गर्मी, 4 महीने सर्दी वाला रूल्स भी अब तो खत्म हो चुका है। वैसे सभी में अगर मैं आपको पुरानी बात लेके जाऊं तो पहले जब भी हम मतलब एक किन्नर बच्चा पैदा होता था तो उनकी फैमिली उन्हें समुदाय के अंदर दे करके चली जाती थी, पालते थे, पोसते थे, बड़ा करते थे। आज भी कुछ लोग हैं, लेकिन जहाँ तक आजकल समाज में बदलाव आया है, लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, सेंसिटाइज होते जा रहे हैं और मेरी कम्युनिटी का है या LGBTQI कम्युनिटी के बारे में क्या जितना सेंसिटाइज, तो कुछ लोग हैं जो कि समझ आज के समय में इतना वो नहीं करते हैं कि मेरे यहाँ अगर कोई किन्नर पैदा हुआ है तो उसे दे दिया जाए या नहीं। वो कितने लोग हैं जो उन्हें संभालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो हकीकत यही है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो अपने आप को खुद होश संभाल लेता है और वो अपने आप को खुद ही पहचानने लग जाता है, क्योंकि अगर माँ बाप चाहेंगे तो उसे या तो एक लड़की की तरह पालेंगे या एक लड़के की तरह पालेंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह के पालेगा कि हाँ ये किन्नर। हम जब बच्चा खुद अपने आप को पहचानने लग जाता है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे घर में बंद नहीं रहेगा, माँ बाप से बंद नहीं रखते, उसे बाहर भी निकलना होता है। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारा समाज कितना भी पढ़ जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, कितना भी मैच्योर अपने आप को बताना लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में थोड़ा सा गोबर तो
रह ही जाता। सॉरी, ये थोड़ा सही तरीका नहीं है कहने का, पर ये हकीकत है। नहीं, वो हकीकत क्योंकि है। आज भी अगर कोई लड़का अगर लड़कियों का बिहेव कर गया तो उसे बाकायदा छिड़ा जाता है, उसके साथ हैरेसमेंट किया जाता है। और अगर कोई लड़की है जो कि टॉम बॉय हम जिसे कहते हैं, उन्हें भी हरेस किया ही जाता है। तो जब वो उन चीज़ों को वो घर से बाहर निकलता है और जब वो हरेस होने लगता है ना, तो उसका परिवार उसके साथ नहीं होता है 24 घंटे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अनसिक्योर फील करता है। तो कितने केसेस ऐसे हुए कि उन अनसिक्योरनेस के जिन्होंने अटेम्प्ट टू सुसाइड किए हैं या फिर अपने घर को छोड़ करके, तो वो घर को छोड़ करके कहीं ना कहीं हमारे समुदाय में अपनी जगह ढूंढ ही लेता है जहाँ उसकी सही जगह होती है। क्यों? क्योंकि पता है ना, वो उसके जैसे वो वहाँ अपने आप को अकेला समझ रहा है। Exactly. लेकिन जब वो जहाँ उसकी जगह है, वो जो हम जैसा हमें, तो उसे एक पूरा परिवार मिल जाता है। वहाँ उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा कि नहीं तू ये मत कर, कि तूने लिपस्टिक क्यों लगाई। वो जो एटमॉस्फेयर चाह रहा वो मिलता है। और सेकेंडली उसके पास एक पूरा परिवार, उसके पास एक बैकबोन है कि जी हाँ ये मेरा समुदाय है। तो वो फिर अब वो अपने खिलाफ होने वाली चीज़ों के लिए लड़ पाता है, क्योंकि उसे ये पता है कि मेरे साथ इतने लोग हैं। तो वो खुद ब खुद पहले लाना पड़ता था या वो खुद दे देते थे। आज की कंडीशन में या तो लोग दे जाते हैं, और अगर वो नहीं भी देते हैं तो बच्चा जब खुद आ अपने आप जाता को है, समझ वो खुद से आ ही जाता है। अच्छा, आपके परिवार में ये जो आपने कहा 13 लोग हैं आपको मिला के, जी हाँ। तो इसमें से जो सबसे कम उम्र में आपके परिवार को ज्वाइन किया, वो उम्र क्या है? वो मतलब अभी लास्ट 16 ईयर ज्वाइन किया था, अभी वो 19 की हो गई है। ओके। जी हाँ। और फिर ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग कि अब अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं। अब उनके लिए अगर वहाँ उन्हें अपना सफिशिएंट स्पेस ढूंढना है या कि प्लेटफॉर्म ढूंढना है, या तो वो वहीं शहर में। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होता है कि वो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ का उन्हें माहौल या एटमॉस्फेयर नहीं सुटेबल होता है। तो फिर वो उस जगह को छोड़ करके कहीं और भी जाते, जब तक वो उनका सफ़र चलता रहता है, जब तक कि उनको उनके हिसाब की मतलब उनके अनुकूल जगह ना मिल जाए। तो वो होता रहता है कि आज अगर वो मेरे यहाँ उसे नहीं पसंद आ रहा है तो वो कहीं और भी जा सकती हैं। ऐसा चलता रहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी उम्र है जहाँ पे जो पर्सन है वो समझ जाता है कि उसका जेंडर क्या है? देखिए, अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो वो उम्र आपकी 12 से 13 साल की उम्र ही है। क्योंकि 12 से 13 साल की उम्र में बच्चा खुद को इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स को और जेंडर को वो पहचानना शुरू कर देता है। क्योंकि क्या फील है उसके अंदर। आज की कंडीशंस तो ये कि आजकल तो हम 5 साल का बच्चा समझ जाता है क्या है क्या नहीं। लेकिन तो भी मैं एक जो परफेक्ट एज है, मैं वही कहूँगी 12 से 13 साल की उम्र एक वो उम्र है जिसमें बच्चा खुद को समझने लग जाता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। क्योंकि पहले के समय में तो 12-13 में शादियाँ हो जाया करती थी लड़कियों की, और मतलब कि पीरियड से ही वो शादी के बाद तो वो 13-14 साल की एज ही डिसाइड की गई है पहले भी। और ये सही एज भी है कि बच्चा खुद से समझने लगता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है मेरी और मेरे दिमाग की और मेरी आत्मा की। मेडिकल साइंस भी ये मेरे ख्याल से इसी एज को साइंस भी इसी एज को परफेक्ट मानता है। परफेक्ट मानता होगा। आपका ये जो परिवार है इसमें शिक्षा की क्या व्यवस्था है? देखिए, शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि बच्चा 12 से 13 ये उसका पढ़ने का ही समय होता है। ठीक है ना। आज 3 साल 4 साल की एज में एडमिशन करा दिया तो पढ़ रहा है। तो कुछ बच्चे जो कि जिन्हें हम लकी कहेंगे कि जिनकी फैमिली सेंसिटाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो बच्चों को सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, जिसकी वजह से शायद उनकी एजुकेशन 10th 11th तक भी हो जाती है। कुछ लोगों का परिवार शायद नहीं समझता है, उन्हें दबा करके बंद करके रखना चाहता है, जिसकी वजह से उनका माइंड ऑफ स्टेट ऐसा होता है ना कि वो पढ़ने में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पौर रह जाते हैं। तो अगर बच्चा मेरे पास 12, 15, 21, 22 की उम्र में अगर वो मेरे पास है या मेरे साथ है तो भी मैं उनको ये मुहैया करवाती हूँ चीज़ें कि अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकता है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि ये हमें स्वयं से करनी होगी। हम अगर किसी प्रेशराइज की नहीं तुम्हें पढ़ना है तो वो नहीं कर सकते। बट ये है कि मेरी कम्युनिटी, आई प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी, कि उनके अंदर जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा स्किल्ड है। मेरी कम्युनिटी के अंदर आपको हर एक बंदा हुनरदार ही मिलेगा। किसी में नाचने की है, किसी के अंदर मेकअप आर्टिस्ट है, कोई सिंगर बहुत अच्छा है, तो कोई पेंटिंग बहुत अच्छी, मतलब हर किसी के अंदर कोई कला से एक जो कहते हैं ना कि हम अर्धनारीश्वर का रूप है जो कि, तो वो कहते हैं ना कि मिक्सअप कह सकते हैं, जिसमें
महिला और पुरुष दोनों की कलाएं हैं। हाँ। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। अगर आप दो, एक तो आप सिंगल है, महिला एक सिंगल है, पर दोनों को मिला करके अगर मतलब वो एक्स्ट्रा हो गई, तो वो एक्स्ट्रा ही है हमारी बिल्कुल, जैसे कम्युनिटी। कहा जाता है कि कुछ कलाएं महिलाओं में होती हैं और कुछ जी हाँ, कलाएं कुछ पुरुषों में होती है, हैं, तो उन दोनों का लेकिन मेल उन है दोनों का तो मेल जी जो होगा हाँ, तो वो तो कलाकार तो होगा ही होगा। कलाकार ही है और बहुत ज़्यादा। बस ये है कि उन्हें पहचानने की और उनको स्पेस देने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं सभी समाज का तो नहीं, मतलब मेरे इसमें मैं अपनी खुद की बात कर सकती हूँ। मैंने अपने घर के अंदर सभी को फ्रीडम दे रखा है कि जिसकी जो भी चॉइसेस है वो कर सकते हैं। तो जिसमें मेरे बच्चे में हैं जिनमें कुछ ग्रेजुएशन किया है, कुछ ने जो है लैब टेक्नीशियन का भी कोर्स किया, भले वो उस चीज़ को करें ना। Okay. क्योंकि नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उस पर काम ही करें। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो जो बिजनेसमैन के बच्चों को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपना ही कारोबार संभालना है, नौकरी थोड़ी नहीं करनी है। पर अपने दिमाग के विस्तार के लिए पढ़ना जरूरी है। तो जितना वो चाहते हैं मैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जो नहीं चाहते हैं फिर मैं उनको पढ़ने के लिए उनको जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वहीं भेजते हैं या जी फिर हाँ, कुछ बिल्कुल नॉर्मली। है ना, अगर ये स्कूलों में अभी ही तो जाते हैं अब जो हो गया है ना, ट्रेडिशनल स्कूल्स पहले में? पहले नहीं था। हम्म, पहले मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ ना कि पहले ये चीज़ें नहीं थी। आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था स्कूल के अंदर, बहुत ज़्यादा हरेसमेंट किया जाता था। और तो इस सिचुएशन में मतलब बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एक बहुत स्ट्रांगली फीलिंग होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, तो ही वो, वरना काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़े। मेरी कम्युनिटी में अगर आप आज जैसे कि 40-50 क्रॉस के बाद अगर जो मेरी कम्युनिटी में आपको आधे से ज़्यादा लोग जो कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, हम्म, क्योंकि उस समय ऐसी कोई सुविधाएं ही नहीं थी। क्योंकि उस समय अगर कोई बच्चा माँ बाप ने पैदा हुआ दे दिया, ठीक है, अगर नहीं दिया या फिर अगर हम एक गे पर्सनालिटी के ऊपर चले जाएं, अगर वो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है तो लोगों को ये लगता था कि इसके ऊपर कोई भूत है या किसी ने जादू कर दिया, कुछ खिला दिया है, पिला दिया है। यहाँ तक कि मेडिकल अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे ना, तो वो मैं एक उन लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो उन्हें परफेक्ट यही घोषित करेंगे ना, ये बिल्कुल ठीक है, इसका थोड़ा मेंटली इशू है, इसको दिमागी। लेकिन उनकी आज की कंडीशन में अगर हम बात करें इतने सेंसिटाइजेशन उससे, तो आज की कंडीशन में लोग समझ सकते हैं कि नहीं, भले उसका शरीर क्या है और उसकी आत्मा क्या है, उन चीज़ों को हम इजीली समझा चुके हैं। वो भी लेकिन एक बाउंड्री लाइन है कि अगर हम शहरों में जाए, अगर आज हम हरदा जैसे शहर में अगर इन चीज़ों पर बात करने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस चीज़ को इतना इजीली समझ पाएगा। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया, शिक्षा आपके यहाँ व्यवस्था आप उपलब्ध कराती हैं, और जैसे आपकी जो भाषा शैली है, और आपने भी बताया कि जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, MSW किया है, तो आपके एजुकेशन के दौरान की कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहेंगी यहाँ पे, जहाँ पे कुछ आपको स्ट्रगल करना पड़ा हो, जहाँ पे कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल मोमेंट्स कभी बने हों, इस तरह की कोई घटना एक आध कोई हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना जी चाहें? हाँ, बिल्कुल ज़रूर करूँगी मैं। मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 12th का इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं 12th क्लास में थी, तो उस समय ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो मुझे एज ए बॉय या एज ए गर्ल एडमिशन लेना है, तो या तो मुझे मेल में लेना होगा या मुझे फीमेल में लेना होगा, ठीक है ना। तो अब उस कंडीशन में मेरे बहुत, लेकिन पढ़ाई करना था, वो मेरे लिए पढ़ाई करना ज़रूरी था। मेरे लिए ये नहीं ज़रूरी था कि आप मेल में हो फीमेल में हो या आपको क्या। तो मैंने फीमेल में ही, क्योंकि मेरे आईडी में अभी तक फीमेल ही आ रहा था। जब ये आया, जब भी मैंने अपना ट्रांसजेंडर करवाया है उसे, तो मैंने एज ए फीमेल। तो फीमेल्स में क्या होता ना कि जब उम्र बढ़ती गई, मेरा 12th में मतलब बच्चा आराम से 15-16 साल का हो जाता, तो मेरा वॉइस का तो मुझे बहुत अजीब तरीके से लोगों का रिएक्शन मिलता था कि अब स्कूल्स के अंदर मुझे अलग बैठना पड़ता था कितनी बार, या कुछ फ्रेंड्स ऐसी बनी भी थी जो कि अंडरस्टूड करती थी, मगर वो भी कितना ही करेंगी क्योंकि जो मेरी उम्र है वही। पर टीचर्स का काफ़ी बिहेवियर मेरे लिए चेंज रहता था कहीं ना कहीं, कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर उसका मुझे आंसर भी तो मुझे क्लियर करके आप बैठो, ये मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन तो भी बहुत सारी मुश्किलें हुई, लेकिन मैं थैंक्स टू, अगर शायद वो हैं या देखें, जो कि वहाँ के ऑनर थे, सर पटेल थे, सर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने शायद ये ना देखा हो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, उन्होंने मेरी क्वालिटीज़ देखी। उससे मतलब मेरी टीचर्स ने मुझे उसमें
स्कूल मॉनिटर रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मेरा शायद वही देख करके उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और अगर हम कहें क्योंकि हमारा गर्ल्स बॉयज़ इंक्लूडेड, कितनी बार लड़के मुझे बहुत बुरी तरीके से छेड़ा गया है, यहाँ तक कि मैं आपको खैर ऑन कैमरा ये बातें कहना, लेकिन शायद समझे कि बहुत हरेसमेंट बहुत हद तक किया गया। पर वो सिचुएशन एक समय के लिए ख्याल आया भी कि भाड़ में जाने तो ये पढ़ाई वढ़ाई क्या करना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं वापस हरदा आ जाती हूँ, गुरु है ही और अपन रहेंगे, अपना काम है वही करेंगे। पर फिर कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आया कि यार ऐसे लोग तो मुझे हर जगह मिलेंगे ना। बिल्कुल। तो मैं कब तक भागती रहूँगी इन चीज़ों से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 12th में, फिर मैंने 12th में जब मैंने पास किया तो फिर मैंने कॉलेज में नहीं गई, मैंने ओपनली फॉर्म भरे हैं और अच्छा। एग्ज़ाम दिए हैं इसी डर की वजह से। बट जब मैं सूरत गई थी 2006 के अंदर, 6 या 7 के अंदर मैं सूरत, क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश के अंदर मेरी कम्युनिटी, LGBTI कम्युनिटी या HIV एड, इन चीज़ों को कोई जानता तक नहीं था। मेरा सूरत जाना हुआ था क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे ये बताया था कि वहाँ पर ऐसे NGOs हैं जो कि कम्युनिटी के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। जी हाँ, तो उस समय मेरा 12th कंप्लीट हो चुका था और मैं वहाँ लक्ष्य ट्रस्ट करके एक संस्था थी जो गुजरात लेवल पे काम करती थी। मैं वहीं पे मैंने अपना सारा काम सीखा, शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म्स और क्या काम करना है, कैसे काम करना है। मैंने शुरुआती दौर, और उस समय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि आज के समय में महामंडलेश्वर है, वो बॉम्बे को रिप्रेजेंट करती थी। आई एम अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑफ गुजरात, जो कि किसी NGO को रिप्रेजेंट कर रही थी उस समय। अच्छा। और वहाँ से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, तो वो बहुत एक अजीब सा, बहुत खुशी का माहौल है जब मुझे कहा जाता था ना कि हजारों की शी इज अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑफ गुजरात, जो कि किसी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही, तो बहुत खुशी होती। तो बस उस खुशी के जरिए धीरे धीरे कि नहीं यार, ये आपको जब अप्रिशिएट किया जाता तो वो जो अंदर की खुशी थी ना, वो बहुत बहुत बड़ी थी और बहुत कीमती भी थी। तो बस उसी खुशी के लिए मैं आगे बढ़ती गई, करती गई। लेकिन बस मेरा सबसे बेस्ट पार्ट ये रहा कि मैंने अपनी कम्युनिटी का साथ कभी नहीं छोड़ा है। मैंने दोनों तरफ बैलेंस बना के रखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कम्युनिटी को छोड़ करके वो सेल्फ इंडिविजुअल ग्रोथ लेने लगते क्योंकि हैं। मैं फिर कह कि आप कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, आप अगर कोई ट्रांस कम्युनिटी का बंदा कलेक्टेड क्यों ना बन जाए, बट उसे कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ये है ना, ये हमारा शेल है और अगर हमें प्रोटेक्ट रहना है तो इस शेल में रहना ही पड़ेगा। क्योंकि बाहर जो है ना, वो लोग महिलाओं को, बच्चों को नहीं छोड़ते। तो हम एक ट्रांस हैं, हमें, क्योंकि उन्हें इजीली पता है कि अगर किसी फीमेल के साथ कोई क्राइसिस होता है तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है। मगर अगर किसी हिजड़ा कम्युनिटी कहूँ या फिर किसी गे या किसी टॉम बॉय किसी के साथ भी अगर कोई क्राइसिस होता है तो वो खुद ही उसका जिम्मेदार है। क्योंकि वहाँ भले वो फरियादी हो, पर वहाँ खुद ही विक्टिम हो जाता है, क्योंकि गलती सिर्फ उसी की मानी जाएगी, क्योंकि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये बहुत सारे मेरे सामने चैलेंजेस रहे हैं। और उस बीच में मैं एक और था मेरे साथ में, जो कि हुआ था कि मैं बड़ौदा, 2008 की बात है, बड़ौदा में मैं एक मीटिंग में थी और अचानक मुझे स्टोन पेन हो गया, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल लेके गया। तो हॉस्पिटल मेल डॉक्टर था जो मुझे चेक करा था और उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि आपका पीरियड कब आया। और मैंने उनसे कहा कि सॉरी सर, आई एम नॉट अ फीमेल, आई एम अ ट्रांसजेंडर। और उन्होंने तुरंत हाथ हटा करके उस कैबिन से वो बाहर निकल गए। मतलब वो समय ऐसा था ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब वहाँ ट्रीटमेंट ही कंपाउंडर ने मुझे सिर्फ पेन किलर दिया है कि ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी मेरे साथ में चीज़ें हुई हैं, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में या वर्क टाइम में भी। तो ये हमने माही जी से समझा कि किस तरह से किन्नर समाज में शिक्षा की व्यवस्था है, और हमने उनके बारे में भी जाना, उनके स्ट्रगल को भी जाना। अब हम उनसे जानते हैं कि जो किन्नर समुदाय है, जो यहाँ पे जो आपका परिवार है, इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है? देखिए, हमारी जो इनकम ऑफ सोर्स है या हमारी आर्थिक कंडीशन, हम इसे बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरी भी नहीं कहेंगे। हरदा की जितनी भी जनता है, हरदा जिले की जितनी, मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि मेरी आर्थिक व्यवस्थाएं कम हो। और हमारा एक ही
आवक का साधन है, जो कि शादी बच्चा मतलब लोगों की खुशियों में जा कर के नाच गाने के बाद जो भी भेंट स्वरूप हमें बधाइयाँ मिलती हैं, उन्हीं से हम हमारी जीविका चलाते हैं। और एक बात काफ़ी लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि अरे आपको क्या कमी है, आपके पास इतना सोना, आपका घर है सब। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बाप की 4 औलादें, चारों बड़ी होने के बाद में हिस्सा ले लेती हैं, तो वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन मेरे यहाँ पुश्तों का है, मेरे शुरुआत से उन्होंने थोड़ा थोड़ा, अगर उस समय चवन्नी अठन्नी नहीं 10 पैसे का ज़माना, थोड़ा थोड़ा हमारा ऐसा है कि वो इकट्ठा होकर के ही हम ये कर पाए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास एक तरीके से, जैसे आपके पास आपकी बहुत बड़ी अनमोल दौलती होती है औलाद, माँ बाप, जो कि पैसों का मोल नहीं है उनके आगे। और हमारे पास उन सारी चीज़ों का, मेरी जो बच्चे वही मेरी औलाद है और मैं उनके लिए माँ बाप हूँ, तो वही मेरी एक आय का साधन है कि जब मैं बधाई या लोगों का नया घर प्रवेश या उनकी शादियाँ, उनसे जो बधाइयाँ आती हैं उन्हीं से मेरा घर चलता है। यानी आप जो बच्चे शब्द जो संबोधित कर रही हैं अपने चेलों को, अपने जो आपके जो हाँ। शिष्य हैं उनके लिए आप बच्चे शब्द। जी हाँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छा लगा ये शब्द सुनकर। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे प्रदेश की व्यवस्था जो है, जो शासकीय जो व्यवस्था है, उसमें क्या ट्रांसजेंडर्स को किसी प्रकार का कोई सहयोग दिया जाता है, किसी प्रकार का आरक्षण या इस तरह की कोई व्यवस्था है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, सहयोग शब्द जो है, तो मुझे सारा सहयोग मेरे हरदा की जनता से ही मिलता है। प्रशासन का मुझे कोई याद नहीं है कि कोई सहयोग। अरे अगर मैं प्रशासन की बात करूँ तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जो कोरोना काल गया था, कोविड कंडीशंस थी, जबकि पूरा भारत बंद था, तो वहाँ प्रशासन ने कुछ नहीं किया। वहाँ भी आप हम जैसे लोगों ने, मैं अपने स्वयं का कहूँगी, हम लोगों ने, हमारे यहाँ मतलब कि जो अनाज इकट्ठा, हमने उनके पैकेट्स बना के हमने आपने लोगों की सहायता कर। तो गवर्नमेंट से उम्मीद करना तो फिजूल चीज़ है, क्योंकि क्लियरली अगर कहूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ या कोई सुविधाएं नहीं है हमारे मेरे या मेरे समुदाय के लिए। क्योंकि अगर कोई कहेगा कि ये योजना है वो योजना है, तो वो ऑन डॉक्यूमेंट है। अगर मैं क्लियरली आपको कहूँ कि नालसा जजमेंट 377 का जो जजमेंट था, उसमें क्लियरली ये था कि स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग, 3 लिंगों की हर जगह ऑन डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट। लेकिन अगर अब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज भी अगर आप जाकर के देख ले वहाँ की स्लिप पे, तो वहाँ आपको सिर्फ मेल और फीमेल ही मिलेगा। अच्छा। जी हाँ, जो कि मेरी रिसेंटली अभी बात 8 या 10 दिन पहले ही मेरे बच्चे को पथरी हो गई थी, तो मैं वहाँ गई, तो मैंने वो स्लिप देखी उनकी। अच्छा। पर वहाँ कहना उचित नहीं था, क्योंकि जब मैंने बड़े शहरों में फंसे, तो हम एक छोटे कस्बे में रहते हैं, छोटे से ज़िले में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधाएं हमें दी जाती हैं, बिल्कुल नहीं दी जाती हैं। ऐसा मतलब मैंने ये कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से अभी तक ट्रांसजेंडर्स को जो फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए थी वो कागजों पे ज़्यादा है, और उनका जो वास्तविकता में वो उस तरह की फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसा है ना, हर कोई आज के समय में खाना पूर्ति करता है। अगर मैं सही हूँ या मैं सही मायने में कहीं कहूँ, तो अगर मेरे पास कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी अगर कोई चीज़ आती, तो वो भी सिर्फ उनके कि अगर उन्हें ऊपर से कोई लॉ है जिसमें उन्हें ट्रांस के साथ में कोई एक्टिविटी करनी है, तो वो सिर्फ उस एक्टिविटी को प्रेजेंट करने के लिए साल में या 1.5 साल में एक बार आते हैं कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने हैं। और वहाँ, क्योंकि मैंने भी काम किया है और मुझे मालूम है रियल और फेक को कैसा। 100% अगर आप रियल, क्योंकि हर जगह डॉक्यूमेंट 3-in-1 प्रिंसिपल्स का जो लॉ है कि हमें एक सा बताना है, तो वो ऑन पेपर ही होता है। हाँ। आपके पास में काम आपने 3 का क्या, लेकिन आपको अगर आगे जवाब देना है तो वो आपको अच्छे से बुरे से फेक अनफेक करके सेटल करके आपको भेजना होता है, करना होता है। ये काम हमने किया है, तो इस चीज़ की हमें जानकारी है। तो वही काम गवर्नमेंट भी करती है, वो सिर्फ खाना पूर्ति करती है कि हाँ हमने काम किया। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, आज तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो ट्रांस कम्युनिटी के लिए की गई हो। हाँ, ये है कि वोटर आईडीज़ या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये नॉर्मली जो परिचय हैं जिन लोगों से, वो व्यवहार कह सकते हैं। मैं गवर्नमेंट को बिल्कुल इस चीज़ का श्रेय नहीं देना चाहूँगी, जो कि ट्रम्स हैं कि आज ये हरदा पूरा मेरा परिवार है,
और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी पोजीशंस में हैं, जिनका ये काम है। अगर मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ तो वो ये मेरे काम इजीली करवा देते हैं, मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। तो इनका श्रेय मैं उन मेरे भाइयों और बहनों को देना चाहूँगी, ना कि गवर्नमेंट को। मैडम, कई बार देखने में आता है कि कई जगह जो ट्रांसजेंडर हैं, जो किन्नर हैं, ये अप्रिय स्थिति बन जाती है। हम बड़े शहरों की बात करें या अक्सर कहा जाता है जो ट्रेन वगैरह में जो इश्यूज होते हैं, और उसमें कई ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये एरोगेंट हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये इसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे, मैंने जैसे आप मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो समुदाय, जो गुरु चेला शिष्य प्रथा है, जो घराना प्रथा, हमारे अंदर बहुत से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि एक हमारी इमेज मेंटेन करनी है। रूल्स हैं, आपको किस समय खाना है, किस समय हमें सो जाना है, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें एक ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे हमारी इज्जत पे, जैसे कि एक घर की बच्ची होती है जिसे हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे हम हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करके रूल्स एंड, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोझ समझने लगते हैं। तो वो समुदाय में नहीं रहना चाहते हैं, वो कम्युनिटी के ही मगर वो रहे तो उनके पास आवक का साधन क्या। कुछ लोग होते हैं जो सेक्स वर्क की तरफ मूव ऑन करते हैं, कुछ ट्रेन्स में मूव ऑफ कर जाते हैं। ट्रेन्स की कंडीशन ऐसी ना कि अगर मैं हरदा शहर में हूँ तो हरदा शहर के मैं यहाँ रह रही हूँ तो मुझे काफ़ी लोग जानते हैं, तो जिनके साथ ही विवाद की अगर स्थिति होती भी है तो वो अंडरस्टूड हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनके हर रोज दरवाजे जाना है और उन्हें भी शहर में रहना, वो भी मेरे पास, तो वो उसका रेशा 0.1 हो जाता है। पर वहाँ ट्रेन की अगर हम बात करें तो हर दिन एक नया इंसान होता है जो कि उन्हें सिर्फ एक ही रूप में जानता है कि ये किन्नर है या ये हिजड़ा है। ठीक है, तो वहाँ 10 मानसिकता के लोग होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती है। और अगर मैं बड़े शहरों की बातें करूँ कि जहाँ पर बधाइयों को लेकर के या किसी चीज़ के लिए, तो देखिए मेरा मानना है ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। बस फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो मैं जो बता चुकी हूँ फिर से एक बार दोहराना चाहूँगी कि जो वो उनका अभद्रता या अग्रेसिवनेस होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो सामने वाला उनके ऊपर इजीली हावी हो जाएगा। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते, जो सामने वाले को शायद अभद्रता लगता है या उनका अग्रेसिवनेस लगता है, पर अगर वो सही मायने में देखा जाए तो वो अपनी खुद की सुरक्षा कर रही हैं। अगर वो गाली गलौज करने लग जाते हैं, तालियां बजाने लग जाते हैं या अभद्रता करने लग जाते हैं, तो ये उनका मोटिव सिर्फ एक ही होता है, अपने आप को सामने वाले से बचाना कि कहीं वो हम पर हावी ना हो जाए। क्योंकि केवल यही देखा गया है कि केवल धमकी दी जाती है, कभी ऐसे अप्रिय स्थिति कभी बनी नहीं। क्योंकि हमें हर रोज आपके दरवाजे जाना है, हर रोज, और ऐसा नहीं अगर कभी अप्रिय, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि अगर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में अगर सिचुएशन हो भी गई है तो वो उस चीज के लिए 10 मिनट खुद पछताते भी कि शायद मुझे ये नहीं करना था, पर क्या करे सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि हमारी आय का साधन ही वही है। अगर तुम वहां दे भी दोगे एक एक्स्ट्रा घर समझ के तो क्या ही बुरा है, वो आपको ब्लेसिंग ही दे के जाएंगे। और वो आपको एक दिन ब्लेसिंग नहीं देंगे, अगर वो आपके यहाँ से, तो वो आपकी गली से हर रोज निकलेंगे, आपके घर को देख करके रोज ब्लेसिंग देते हुए जाएंगे वो। तो बस खेल है आपकी मानसिकता का, बाकी और कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम ये कहें कि ये जो अप्रिय स्थिति बनती है शायद इस वजह से बनती है कि हमको संपूर्ण जानकारी नहीं है किन्नर समाज के बारे में, किन्नर कम्युनिटी के बारे में। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं कि हमारे आप में कोई अंतर नहीं है और हम लोग इस समाज का हिस्सा हैं और हम दोनों की अपनी जगह है और दोनों रिस्पेक्टेबल है। बिल्कुल सही, लेकिन अब गलती किसकी कही जाए किसकी नहीं, ये तो मैं खुद भी डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज का जो मानव है, आज के जो मनुष्य हैं, आज की जो जनरेशन है, वो ऐसी सभी में फिल्टर, मगर आजकल का फिल्टर थोड़ा सा कहीं खराब हो गया है। पहले हम अवगुण छोड़ के गुणों को हासिल करते थे, आजकल हम गुणों को छोड़ के अवगुण हासिल करते हैं। अगर आज मैं आपकी न्यूज़ के जरिए अगर लोगों को बता रही हूँ, इस पे शायद 100 लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, लेकिन अगर वहीं आप अपने न्यूज़ पे अगर ये न्यूज़ आप चला देंगे कि वहाँ किन्नरों के साथ मारा पीटी हुई, किन्नरों ने खूब हंगामा किया, उस चीज़ को 100 लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वही आज की सिचुएशन है कि गुणों को कम अवगुणों को ज़्यादा, तो वही एक रीज़न हो जाता है विवाद उत्पन्न होने का कि यार वहाँ तो किन्नरों के साथ में ऐसा भगा दिया, कर दिया। और ये फैक्ट है, कोई माने या ना माने, कि अगर मैं तो एक किन्नर हूँ,
आप किसी साधारण इंसान का या साधारण मनुष्य का भी अगर आपने कभी दिल दुखाया है, तो भगवान जानता है, मेरी राधा रानी जानती है कि उसका परिणाम हमें कहीं न कहीं भोगना पड़ता है। ठीक है, और मैं कभी किसी के लिए अशब्द या दिलों से कभी किसी के लिए नहीं निकालती हूँ। लेकिन आप ये ज़रा कि जिनके साथ हुआ है, मेरे पास कितने केस ऐसे हुए हैं कि विवाद हुए हैं और वो लोग खुद चल कर के मेरे पास रिटर्न आए हैं। और क्योंकि मैं नहीं चाहती भगवान किसी को परेशानियाँ दे, लेकिन भगवान सभी का है, आपका है तो मेरा भी है, सुनता सभी की है। भगवान कभी किसी के साथ गलत ना करे, मेरी यही कामना है। सभी के जीवन में मंगलमय हो, मैं यही चाहती हूँ। तो भी बस इंसान को थोड़ी सी समझ का फ़र्क है, और ये सिर्फ 2 मिनट का खेल होता है। गुस्सा जो होता है ना, सिर्फ हाँ, 2 मिनट में बिल्कुल। होता है, तो उस 2 मिनट अगर कोई समझदारी या मैं या सामने वाला, तो ये सारी चीज़ें हो ही ना। इसको एक दृष्टिकोण से और भी देखा जा सकता है। हम कहें कि कुछ लड़कों का आचरण खराब होता है, जी, 0.001%। जी, ऐसे जी। ही 0.001% जो लड़कियां हैं उनका भी आचरण खराब होता है। जी तो हाँ। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कुछ किन्नरों के भी कुछ ऐसे 0.001% ऐसे होते होंगे जो कि जिनके अवगुण उनके गुणों पे भारी हो जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन का कारण है कि अगर कोई महिलाओं के अवगुण हैं, तो उस एक महिला के आधार पे आप पूरी नारी जाति को जज नहीं करेंगे। अगर एक पुरुष गलत आचरण का है, तो आप पूरे पुरुष जाति को जज नहीं करेंगे। मगर अगर एक ट्रांस का आचरण आपको गलत, तो आप पूरी ट्रांस कम्युनिटी को जज कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा मतलब दोगलापंथी है शायद हमारी समाज बिल्कुल की। बिल्कुल, मैं आप और लेकिन इसका एक कारण भी समझ में आता है कि ट्रांसजेंडर जो है ये समाज में घुले मिले नहीं। शायद आप लोग अपनी एक जो दुनिया को आपने अलग रखा है, एक सीमित दायरा है आपका, शायद कारण ये है। रियलिटी फैक्टर इज वेरी डिफरेंट कि हम लोगों का सभी का 1 to 1 है, क्योंकि हमें सभी के घर जाना होता है। नॉट इम्पोर्टेंट कि जिसके यहाँ शादी हुई हम उसी के यहाँ जाएं। शादी मोहल्ले में है कोई, लेकिन बैठना हमारा पूरा घर में होगा उस समय जाना, क्योंकि वहाँ गए तो दीदी चाय पी के जाना, दीदी चाय पी के जाना, मेरे बच्चे की नज़र उतार देना। ये तो मतलब सही सभी से हमारा इंटरेक्शन है, बस नहीं है तो सोशली नहीं है, कहा जा सकते हैं कि अपर लेवल पर नहीं है, क्योंकि घर के पुरुष जो होते हैं वो कमाने में बिजी होते हैं। महिलाएं 80% महिलाएं हमें जानती हैं। और मेरे से मिलने के बाद काफ़ी मुझे ये भी मिला कि दीदी हमें तो बहुत डर लगता था, पर जब से आप मिले तो अब हमें डर खत्म हो गया है। काफ़ी लोगों का है तो ये और जो आपने कहा कि खुद को घेरा, तो वो जिस हम शेल में ना, उसकी वजह ही यही है, क्योंकि वो बंद मुट्ठी लाग के खुल गई तो खाक की। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ या मेरी समाज नहीं चाहती है कि आज ना नहीं खुले हुए हैं तो इतना हावी हो जाते हैं लोग। अगर खुले, वो एक डर बरकरार इसी के लिए रखा है कि वो जो है ना कि हाँ कि भैया लोग डरते हैं, वो एक कहीं तक हम सही इसलिए समझते कि अगर वो डर निकाल दिया ना लोगों को, तो लोग हमें कचरा समझने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आप मानिएगा कि आज मैं अपने हरदा शहर में कि चलो 100 में से 80 लोग तो मेरी रिस्पेक्ट करते होंगे मुझे, और करते ही हैं। और क्योंकि जो उनका बिहेव है कि घर बुलाते हैं, ऐसा नॉर्मली भी घर में बुलाते हैं। कितनी जगह मैं नहीं जा पाती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, आना जाना लगा खाने के लिए तो चाय के लिए, तो मतलब बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है। पर कुछ लोग हैं कि कितने शहरों में, या बड़े शहरों की बात करें छोटे, कि जहाँ वो नहीं हो पाता, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न यही होता है कि अब जैसे कि अगर मेरी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, तो वो हो जाता है कि घोड़े ने घास से दोस्ती कर ली। फिर अगर आपके खुश, अरे अपनी तो पहचान है, तुम कम लो। नहीं नहीं, अरे तुम ऐसे, फिर अगर आपसे पहचान होगा किसी और के, तो वो वहाँ गया, अरे अपनी पहचान है ना, इनसे भी तुम कम लो, अपने परिचित नहीं है। तो वो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाती ना कि अच्छा पहचान है, तो मेरा क्वेश्चन है, तो अगर पहचान है तो ज्यादा लेना चाहिए। आप मेरे तरफ से बोलो ना कि यार ये मेरी पहचान किन्हें ज्यादा दो, साल में एक ही बारी तो आने आने। बिल्कुल और फिर बिल्कुल। एक बच्चा, सेकंड बच्चे की प्लानिंग होती है 4-5, तो 4-5 साल के लिए तो वो बहुत से रीजन है। फिर दूसरी चीज ये हो जाती है ना कि ज्यादा फ्री होना फिर आपके आचरण पे हो जाता है, क्योंकि आज का जो समय है, आजकल जैसे हमारी विषय पे बात होती है कि आज के समय में लड़कियां क्या लड़के भी महफूज नहीं है लड़कों के साथ, जो कि सेक्सुअली असॉल्ट हो जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन हर किसी के घर में जवान बच्चे होते हैं। तो अगर मेरा वहाँ ज़्यादा फ्री होना या मेरी कम्युनिटी का ज़्यादा फ्री होना क्या सही है? या लोग, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे 100 लोग हैं, 100 के सभी की सोचने की क्षमता या सोचने विचार एक से तो हम नहीं कर सकते ना। लेकिन तो भी अपने यहाँ हरदा की एक खासियत में देखी है मैंने कि अपने यहाँ बहुत लोग घुले मिले हैं। जैसे कि इससे पहले भी मैं हमारी मारवाड़ी महिलाओं का जो प्रोग्राम बकायदा उन लोगों ने, वो लोग वहाँ मुझे बुलाती हैं, करती हैं, छोटे फंक्शंस हो बड़े फंक्शंस हो, वो बुलाते हैं। फिर अच्छा, आप लोगों का समूह कभी किसी
नाटक को देखने या किसी संगीत के प्रोग्राम में संगीत सुनने के हिसाब से जाते हैं क्या जी आप हाँ, लोग? हम लोग यहाँ तो नहीं, लेकिन रविंद्र नाट्यगृह हम 2 से 3 बार गए हैं। एक कबीर यात्रा करके प्रोग्राम होता है जिसमें कैलाश खेर भी आते हैं, वो मैं 2 से 3 बार मेरे पूरे बच्चों के साथ गई हूँ रविंद्र नाट्यगृह के अंदर, जो कि फोक म्यूजिक पे अपने टिपाणिया जी हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं बहुत पसंद कबीर जी की, मैं वैसे तो भक्त राधा रानी की हूँ, मैं कृष्ण जी राधा रानी को मैं बहुत मानती हूँ, पर मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कह सकते हैं कि मेरा पढ़ने में पहले से ही, तो मुझे पढ़ने का भी शौक है, मैं रामायण का पाठ भी करती हूँ। अच्छा। और मुझे कबीर जी के दोहे ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें सुनना भी बहुत पसंद है। वैसा या फिर कोई अगर कल्चर प्रोग्राम में डांसिंग का, कथक वगैरह, वो भी मैं देखने गई हूँ। और जैसे मैंने बताया, अपने काम के दौरान मैंने नुक्कड़ नाटक और थिएटर्स काफ़ी किए हैं। अच्छा। जी हाँ। हमारी एक सहयोगी संस्था है, तो वो एक नाटक करने जा रही है निकट भविष्य में, और वो एलबीएस कॉलेज में आयोजित होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पे पूरे परिवार के साथ आप लोग पधारें। और मैं जो एक्चुअली जो मेरा इस आग्रह का जो उद्देश्य है वो है कि आप लोग सोशली, हालांकि आपने एक उसका एक ड्रॉबैक भी बताया कि हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से और भी कई आपने कारण बताए कि इस वजह से हम सोशल नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक बार आप उस पर विचार जरूर नहीं, तो कीजिएगा, मौका क्योंकि दीजिए देखिए मुझे ऐसा लगता है कि तो ऐसी बात है कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हो सकता है कि आप लोगों का सोशल एक्सेप्टेंस और बढ़े, एक जो समावेशिता है वो और बढ़े, और जो हमारे जो भय हैं वो शायद उस तरह का कोई दुर्घटना हमारे साथ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं इसे सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, देखिए मेरे पास सोशली बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी, कह सकते हो कि समुद्र नहीं पर एक तालाब हूँ मैं बड़ा, पर बस बात वहीं आ जाता है कि कोई उपयोग तो करे। मैडम, एक वाकया जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं हैदराबाद गया था, तो वहाँ से जब मैं वापस लौट रहा था तो एक टैक्सी में था, और टैक्सी कहीं पे किसी जगह पे रुकी, मैं कुछ खाने का सामान लेने के लिए रुका, तो एक किन्नर वहाँ पे आया मेरे पास और आशीर्वाद देने लगा, दुआएं देने लगा। तो मैंने उनको कुछ राशि दी और उनसे कहा कि 10 रुपया मुझे आप वापस दे दो, जिसको मैं अपने पर्स में रखूँगा। तो ऐसा करके मैंने उनसे निवेदन किया और उन्होंने निवेदन को मेरा सहर्ष स्वीकार किया। मैंने अपने पर्स में रखा वो। तो जब मैं वहाँ से बढ़ा तो ड्राइवर ने कहा कि सर ये आपके साथ ठगी हुई है, क्योंकि ये जो था व्यक्ति ये किन्नर नहीं था, ये मेल था। तो ये क्या इशू है? जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो किन्नर समुदाय के लोग हैं, या जो डेरे प्रथा या घराने प्रथाएं से हैं, ये लोग ट्रेन या सिग्नल, ये यहाँ सब ये लोग का मांगने का कार्य नहीं है। पर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाउंडेशंस में नहीं रहना चाहते, तो हमारी समुदाय के लोग बाहर निकल जाते हैं अर्निंग के लिए, ये सब करने। लेकिन जो ये मेल वाली बात है, बिल्कुल आपने सही कही है। अभी बेरोजगारियां हैं, पता है, बेरोजगारी इतनी हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं। तो कुछ पुरुष ऐसे हैं जो इजी रास्ता ढूंढ लेते हैं कमाने के लिए, तो अगर वो भीख मांगेंगे तो शायद उनकी बदनामियां हो जाएं। तो मेरे काफ़ी गांव हैं, मेरे काफ़ी गांव के अंदर ये हुआ है, और बहुत सारी मुझे इस चीज़ के लिए आज भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कि लड़के, आज का फैशन है बाल बढ़ाना, वो बाल बढ़ा के रखते, शेविंग वेविंग क्लीन करते हैं, और जब सीज़न होता है ना, या गेहूँ चना कटता है या शादियों का, तो वो कहीं भी रुक करके ड्रेसअप कर लेना और गांव से बधाइयाँ ले जाना, या फिर जैसे आपने जो इंसिडेंट आपका शेयर किया, इस तरीके से मांगना, है ना। तो लोगों को ऐसा लगता है कि किन्नर है, पर वो किन्नर नहीं है, वो ठगी है एक तरीके। लेकिन ये घटना ये भी संकेत देती है कि हमारी सोसाइटी में किन्नरों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, क्योंकि ये बता रहा है क्योंकि उनको एक प्रकार से होना चाहिए, कहना चाहिए कि उन्होंने किन्नर कम्युनिटी का एडवांटेज लिया है, कि लोगों को किन्नर कम्युनिटी के प्रति जो फीलिंग्स हैं उनकी, कि इनकी जो दुआएं होती हैं वो दुआएं लगती हैं, और ये जो भावना है ये कहीं ना कहीं एक समाज का एक अच्छा रूप भी बताती है, भले ही उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है। समाज का अच्छा रूप है, लेकिन जैसे आप हैं आज, आपके लिए, आपके मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट है, इज्जत भाव है, पर जब वो चीजें होती ना, वो तो ठीक है कि आपने उसे कोई मनी दी, आपने दे दिया, और उन्होंने अगर आप नहीं देते तो वहाँ का रिएक्शन क्या होता सामने वाले का,
क्योंकि वो तो कम्प्लीटली कॉपी कर रहा है, उसे फर्क हाँ, नहीं पड़ता ना हाँ, कि आप कौन है क्या है, क्योंकि आप वहाँ रहते नहीं। तो वो जो अभद्रता होती है ना, फिर आपके दिल में जो रिस्पेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं भले कम ना होती, पर दिल खट्टा कहीं ना कहीं क्योंकि वो इंसान का हो बिल्कुल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि वो मन से तो नहीं है ना, वो केवल बिल्कुल बिल्कुल एक्टिंग कर रहा है, बिल्कुल वो क्योंकि एक्टिंग कर रहा है, उसके अंदर जी वो हाँ, फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स नहीं, और उसे फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि जो किन्नर है उसे फर्क पड़ेगा कि ये मेरा, मुझे हर बार जाना है, इनका मेरा संबंध है, एक परिवार है हम। बिल्कुल, लेकिन अदर इंसान को फर्क नहीं उससे फर्क पड़ता नहीं ना, पड़ता, क्योंकि बिल्कुल। उसे तो 2 घंटे बाद में पैंट शर्ट पहन ही लेना, बिल्कुल फिर उसे बिल्कुल। कौन पहचान रहा है। मैडम, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए और विशेषकर हमारे युवा दर्शकों के लिए आपका एक संदेश। मैं एक चीज कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, जो कि आज के युवा पीढ़ी के लिए है। आज की युवा पीढ़ी जो है, शायद हम देख, मतलब मैं भी अपने आगे नशे की तरफ काफ़ी अग्रसर हो रही है। तो आज का कल्चर हो चुका है वो, लेकिन कल्चर के साथ साथ हमें उसके नुकसान भी याद रखने चाहिए। और मैं अपने युवा पीढ़ियों को यही सलाह देना चाहूँगी, देखिए मैं नहीं होती हूँ किसी को कहने वाले कि आप नशा मत करो या नशा करो, पर चीज़ें उतनी ही अच्छी होती हैं जब तक वो हद में हो। जब वो हद से बाहर हो जाती तो नुकसानदायक हो जाती। तो जो भी कीजिए हद में रह के कीजिए, नुकसानदायक है तो मत कीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि हम भले हरदा जैसे ज़िले में रहते हैं, पर हम किसी से कम नहीं हैं। तो काफ़ी ये मेरे देखने में आया है कि हमारा हरदा कहीं ना कहीं डेवलप इस वजह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो शहरों की तरफ प्रस्थान कर रही है, जिसकी वजह से अगर सभी ऐसा रहा तो हमारा हरदा कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो कोशिश उनसे है कि भले छोटे रोजगारों से या छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, पर हमारे हरदा को विकसित बनाएं। यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका AR ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात लोगों तक पहुँचाने देने का अवसर देने के लिए। बिल्कुल मैडम, आपसे जुड़े रहेंगे और ऐसे ही प्रोग्राम आपके साथ और करेंगे हम। राधे राधे। हमने हमारे खास मेहमान से उनके जीवन के अनुभवों, संघर्षों और सपनों के बारे में जाना। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमें समाज और समावेशिता और सहानुभूति के महत्व को भी दर्शाती है। इस साक्षात्कार से हमने यह सीखा कि किन्नर समुदाय के सदस्य भी हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे भी समान अधिकार और सम्मान के हकदार हैं। उनके जीवन की चुनौतियों और संघर्षों को समझकर हम एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी समाज बना सकते। हमारे मेहमान माही जी ने जिस खुले दिल और ईमानदारी से अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया, उनके लिए हम उनके आभारी हैं। यह साक्षात्कार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को उसकी पहचान और अस्तित्व के साथ सम्मान और अवसर मिल सके। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस साक्षात्कार को देखा और समझने की कोशिश की। हम आशा करते हैं कि यह बातचीत आपके दिल और दिमाग में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और आप समाज में समावेशिता और सम्मान के महत्व को गहराई से समझ पाएंगे। तो बने रहिए AR ब्रॉडकास्ट के साथ हरदा की बात में।